जोहार दोस्तों। जैसा कि मार्गदर्शन क्लासेस ने कमिट किया था कि हम लोग जेपीएससी का प्रॉपर क्लास स्टार्ट करवाएंगे, प्री और मेंस दोनों का साथ साथ लेके चलेंगे। तो आज जो है हम लोग ज्योग्राफी का पहला टॉपिक जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हम लोग उससे स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो है वो मेंस के साथ साथ प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो पीटी में पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से करेंगे ताकि हम लोग प्री और मेंस दोनों में बेहतर कर सकें इसमें। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पर। देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना का मतलब क्या होता है कि उसका अगर देखा जाए, अगर किसी चट्टान की संरचना की बात करते हैं तो वहाँ पे हम चट्टान की बनावट, ठीक है, उसका इतिहास, उसका ढाल, उसका जो केमिकल जो कंपोजिशन है, उस सब का व्याख्या करते हैं इसमें हम। लेकिन पृथ्वी की अगर हम आंतरिक संरचना की बात करें तो इसमें सीधा सा इसका अर्थ ये है कि अगर हम भूपर्पटी से अगर हम केंद्र की तरफ जाएं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा मिलता है वहाँ पे। तो हम लोग आज कंप्लीट देखेंगे इस पे और हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इसका मेंस का राइटिंग हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर हम कोई तरबूज लेते हैं, अगर ये तरबूज है और हम लोग देखते हैं कि भाई तरबूज जो है वो मीठा है या नहीं है, लाल है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक कट ऐसे मारते हैं, ठीक है। और दुकानदार जो है वो ऐसे ये वाला जो पीस है उसको निकाल करके वो हम लोग को देता है कि आप देखें कि ये रेड है या नहीं है। ठीक उसी तरह अगर हम देखें तो जो पृथ्वी है, अगर उसका हम देखें तो उसका जो रेडियस है एनसीईआरटी के अनुसार वो 6371 किलोमीटर है। और अगर वैसे ही टुकड़ा अगर हम बाहर निकालें तो हमें लगभग ये शेप मिलेगा ऐसा। तो इसके जो विभिन्न स्तर पे जो संरचनाएं अलग अलग हैं, हम लोग आज उसी की व्याख्या करेंगे कंप्लीट। तो आप ये जान लें कि सबसे पहले एडवर्ड स्वेस ने बताया था कि पृथ्वी जो है वो 3 अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है। एडवर्ड स्वेस ने सबसे ऊपरी लेयर को उन्होंने सियाल कहा था। सियाल मतलब एस आई से सिलिकॉन और ए एल से एल्युमिनियम। उसके बाद दूसरा जो लेयर है उसको उन्होंने सीमा कहा था, एस आई से सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और तीसरा लेयर को उन्होंने नीफे कहा था, निकेल और फेरस। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को बताने में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो एडवर्ड स्वेस थे। इन्होंने सियाल, सीमा और नीफे, ये 3 विभिन्न लेयर में पृथ्वी को बांटा और बताया कि सबसे जो ऊपरी भाग है वो सियाल है, जिसकी मोटाई लगभग 0 से 35 किलोमीटर तक उन्होंने बताया। और दूसरा जो लेयर है वो 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर लगभग, ये उन्होंने बताया कि सीमा है। और 2900 से लगभग 6400 किलोमीटर तक ये इन्होंने कहा कि ये नीफे है। लेकिन अब बाद में इस पे और रिसर्च हुआ और कई ऐसे चीज़ें थी जिसके आधार पे पृथ्वी के आंतरिक संरचना को और बेहतर तरीके से समझा जा सका, जिसमें हम 2 तरह से उसको बांट सकते हैं। अगर हम देखें तो अगर साक्ष्य के रूप में देखें हम, तो साक्ष्य में कुछ साक्ष्य है जैसे तापमान, दाब, घनत्व या फिर उल्का पिंड। सबसे पहले इन्हीं के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास किया गया। जैसे अगर हम तापमान की बात करें तो ये देखा जाने लगा कि हम धरातल में जैसे अंदर जाते हैं 32 मीटर तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग बढ़ जाता है। लेकिन अब इसी का जब एनालिसिस किया गया कि अगर हम 32 मीटर नीचे जाते हैं और 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, अगर इसे ही अगर मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करें तो पता चलेगा कि अगर हम कोर में चले जाएं तो यहाँ तापमान इतना ज़्यादा होगा कि उस तापमान पर पृथ्वी का स्टेबल रहना पॉसिबल नहीं है। तो अब ये 2 बातें चली आई। पहला कि अगर हम गहराई के साथ बढ़ते हैं तो 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान जो है वो 1 डिग्री बढ़ जाता है। लेकिन क्या ये कंटिन्यूअस है? अगर ये कंटिन्यूअस रहेगा तो केंद्र तक आते आते तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप खुद कैलकुलेट कर लें, 6400 किलोमीटर है, यहाँ 32 मीटर है। अगर हम मान के चलते हैं कि 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है
तो लमसम अगर हम 100 मीटर में इसे हम 3 डिग्री बढ़ाते हैं तो 1000 मीटर में ये 30 डिग्री बढ़ जाएगा, यानी 1 किलोमीटर में बढ़ जाएगा 30 डिग्री। तो 6400 किलोमीटर में कितना बढ़ेगा? तो 6400 इंटू 30 लगभग 1,80,000 आपका डिग्री सेल्सियस। तो उतने टेम्परेचर पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि पृथ्वी जो है वो सॉलिड स्टेट में रहे। तो इससे ये आकलन किया गया कि ऐसा हो सकता है कि तापमान जो बढ़ने का दर है वो नीचे जाकर के धीरे धीरे वो घटने लगे, यानी कि ज़्यादा दूरी तय करने पे तापमान कम बढ़े, ऐसा करके हो सकता है। तो इससे एक निष्कर्ष ये लगाया गया कि संभवतः ऐसा हो सकता है कि जो ऊपरी लेयर है यहाँ तापमान तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जमाव है वहाँ पे। तो इस तरह का एक क्वेश्चन पीटी में बन सकता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो किस लेयर में ज़्यादा पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं ये ऊपरी लेयर जो है, ठीक है। तो मतलब तापमान के आधार पर भी हमने एक आकलन लगाया कि नीचे जो है वो किस तरह का मटेरियल होगा और ऊपर किस तरह का मटेरियल है। फिर हम आते हैं घनत्व में। तो अगर हम देखते हैं घनत्व की बात करते हैं तो जो पृथ्वी है उसका ओवरऑल घनत्व जो है वो है आपका 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और इसी तरह का एक क्यूब हम निकाल लें तो इसका वजन जो है वो 5.52 ग्राम होगा। ये होना चाहिए। लेकिन जब ऊपरी सतह के चट्टान घनत्व जब उसका निकाला गया, देखा गया कि वो 2.7, 3.1 इस तरह से है। तो ओवरऑल घनत्व जो है वो 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन ऊपरी सतह का जो चट्टान है उसका घनत्व जो है वो 2.7 या फिर 3.1 ऐसे ही है, उससे कम है। तो ये कब संभव है? तो इसका जो विश्लेषण किया गया, इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि जो ऊपरी जो परत है उसके चट्टान जो है वो कम घनत्व के हैं और जैसे हम नीचे बढ़ते हैं उसका घनत्व ज़्यादा बढ़ता जाता है। और यही कारण है कि एवरेज औसत रूप से उसका घनत्व मुझे 5.52 प्राप्त होता है। तो घनत्व भी एक माध्यम था जिसके आधार पे हमने आकलन किया कि गहराई बढ़ने के साथ साथ जो चट्टानों का जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है। तो ये 2 साक्ष्य थे। फिर उसी तरह से उल्का, जो उल्का पिंड माना जाता है कि जो उल्का है या पृथ्वी है दोनों लगभग एक जैसा ही निर्मित है। तो जब उल्का का अध्ययन किया गया तो उसमें जिस तरह के लेयर पाए गए तो अनुमान लगा लिया गया कि हाँ भाई ऐसी तरह का लेयर जो है वो पृथ्वी का भी होगा। लेकिन ये जितने भी माध्यम थे या जितने भी तरीके थे पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने के लिए, उसमें क्रांतिकारी रूप से तब परिवर्तन आया जब भूकंप विज्ञान के आधार पर हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझना शुरू किया। तो जब हम इसका मेंस का राइटिंग करेंगे तो बेसिकली फोकस जो है वो भूकंप विज्ञान पे ही रहना चाहिए, क्योंकि भूकंप विज्ञान ही जो है वो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन हम पैरा में ये सब लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने का प्रयास एडवर्ड स्वेस ने किया था। उन्होंने पृथ्वी को जो है वो 3 सियाल, सीमा और निफे में ऐसे वर्गीकृत किया। बाद में तापमान के आधार पे और घनत्व के आधार पे और उल्का के आधार पे भी इसकी आंतरिक संरचना को पहचानने का कोशिश किया गया है। लेकिन भूकंप विज्ञान जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने में। तो बेसिकली मेरा फोकस जो है वो भूकंप विज्ञान पे ही रहेगा और बाद में हम सारा चीज़ डिस्कस करेंगे इसमें कि कैसे ये भूकंप विज्ञान बताता है। और दूसरा कि उसका जो इस तरह का जो डायग्राम जो हम देख रहे हैं उस साइड में, इसको हम थोड़ा जूम कीजिए। तो ये 3 डायग्राम है, ठीक है। आप इसका यूज़ करेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। और इसका जब नोट्स जाएगा तो नोट्स में ये कंप्लीट प्रिंटेड मटेरियल रहेगा, उसमें ये रहेगा आपका। तो भूकंप विज्ञान किस तरह से बताता है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। इधर कीजिए। देखिए, जो भूकंपीय तरंग है वो हमेशा फोकस से उत्पन्न होता है।
फोकस से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होता है और जहां यह तरंग सबसे पहले हिट करता है जाकर के उसको बोलते हैं एपिसेंटर। फोकस इसको हिंदी में मूल कहते हैं और इसको बोलते हैं अधिक केंद्र। अब क्या है कि जो फोकस है और जो अधिक केंद्र है, तो फोकस से मुख्य रूप से P और S ये दो तरह के वेव निकलते हैं, फोकस से P और S। और जो एपिसेंटर्स है वहां से एक वेव निकलता है, इसको लव वेव कहते हैं। तो बेसिकली जो है वो तीन तरह का वेव समझ लें, P, S और L। लेकिन जो फोकस से निकलने वाला वेव है वो पूरे धरातल के अंतरतम तक जाता है। यही कारण है कि P और S वेव जो है वही सक्षम है ये बताने में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, और जो L वेव है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले P वेव को समझते हैं, फिर हम लोग S वेव को समझते हैं, दोनों का फीचर को जानते हैं। फिर जब फीचर हम जान जाएंगे तो हम लोग फिर उससे आकलन करेंगे कि आखिर वो किस तरह का चीज बता रहा है, दर्शा रहा है, जिससे हम सक्षम हो पा रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग। और लास्ट में एक कंप्लीट क्वेश्चन दे करके उसका आंसर कैसे उसका ड्राफ्ट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। पहले भी कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। तो अगर हम देखें वेव को, तो बेसिकली ये P और S ये दो महत्वपूर्ण वेव हैं, P और S। अब क्या है कि जो P है इसके भी तीन प्रकार पाए जाते हैं। एक है PG, एक है P स्टार और एक है P। तीन प्रकार के। अब ये क्यों अलग अलग है तो एक ही, लेकिन चूंकि स्पीड में थोड़ा अंतर है इसका, और ये किसी खास लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिस कारण से इसको तीन रूप में बांट दिया गया है। उसी प्रकार से S भी है, SG, S स्टार और S। तो पहले आप ये जान लें कि जो P वेव है, P वेव, इसका पहला फीचर ये है कि डेंसिटी बढ़ने से इसका स्पीड बढ़ जाता है। मतलब जब ये किसी चट्टान के अंदर प्रविष्ट करता है, तो अगर मान लीजिए कि एक चट्टान का डेंसिटी 5 है और दूसरा चट्टान का डेंसिटी 6 है, तो जब 5 से वो 6 में जाएगा तो उसका डेंसिटी, उसका स्पीड भी बढ़ेगा, और साथ ही वो अपना जो उसका जो डायरेक्शन था उसमें भी थोड़ा सा विचलन आएगा। जैसे अगर मान लीजिए जा रहा है, ये 5 का है और ये 6 का है, तो ये सीधा ऐसे आ रहा है, यहां से इसका स्पीड भी बढ़ जाएगा और डायरेक्शन भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये P का फीचर है पहला। दूसरा कि जो P है वो एक साउंड वेव की तरह है। ये सब पीटी में आता है। ये सब P जो है वो एक साउंड वेव की तरह है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। तीसरा P जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से वो क्रॉस कर सकता है। जैसे अगर एक पहला चीज जो है कि डेंसिटी बढ़ा तो उसका स्पीड बढ़ा, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, और अगर उसको बीच में कहीं लिक्विड मिल जाता है या मोल्टन कुछ कंडीशन ऐसा मिल जाता है तो उससे आराम से वो क्रॉस कर जाता है। चलिए, और P का जो मतलब एवरेज स्पीड है वो लगभग 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ठीक उसी तरह S की बात करें हम, तो S में भी ये सारा फीचर, दो फीचर तो मिलता है कि डेंसिटी चेंज होने से स्पीड चेंज हो जाता है। ठीक है, हालांकि P के रिस्पेक्ट में कम स्पीड है उसका। दूसरा कि जो S वेव है, थोड़ा अंतर ये है कि जो S वेव है वो एक लाइट वेव की तरह है, मतलब वो अनुप्रस्थ प्रकार का है। मतलब वो जो है वो जो मूव करता है तो अपने पाथ का वो परपेंडिकुलर ऐसे करके मूव करता है, और जो P होता है वो हॉरिजॉन्टल मूव करता है साउंड वेव की तरह। तो पहला तो दोनों अंतर क्या हो गया कि डेंसिटी जो है बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि जो P वेव है वो साउंड वेव की तरह है, वो अनुदैर्ध्य तरंग है, और जो S वेव है वो अनुप्रस्थ है, वो लाइट वेव की तरह है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि P वेव जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से क्रॉस कर सकता है, लेकिन जो S वेव है वो लिक्विड से क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर था जिससे मतलब जो बता पाएगा कि आखिर अंतरतम में क्या है, क्या कंडीशंस है। तो आप P और वेव को समझ गए हैं, P और S को। चलिए
और ये अभी आएगा कि पी जी क्या है, पी स्टार क्या है, पी क्या है, या फिर एस जी, एस स्टार और एस क्या है, ये हम उसको आगे बताएंगे, वो क्लियर हो जाएगा आपका। अब चलिए मान लें कि ये फोकस है, इस फोकस से दो वेव चला, P और S। अब दोनों जो वेव चल रहा है, अगर हम ये देखें कि शुरुआती में इसका स्पीड जो है वो 4 है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बाद इसका स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, फिर 2 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया, और इधर P जो है वो दिख रहा है, यहां P दिख रहा है। S जो है उस शुरुआत में उसका 3 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड है, फिर वो बढ़ करके 4 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया, फिर जो है घट करके 1 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया, और इधर जो है वो S एब्सेंट है, नहीं दिख रहा है। मतलब एक फोकस से दोनों वेव चला, दोनों डेंसिटी बढ़ने के साथ उसका स्पीड में चेंजेस आएगा, वो चेंजेस देखने को मिल रहा है, कहीं पे ज़्यादा कहीं कम हो रहा है ऐसा करके। और दूसरा है कि S जो है वो खास क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो यहां से दो कंक्लूजन निकलता है। पहला चीज कि हम देख रहे हैं कि स्पीड चेंज हो रहा है या वैरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चट्टान का डेंसिटी चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज हो रहा है, वो वैरी कर रहा है। और एस का नहीं दिखना यह प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं लिक्विड स्टेट पृथ्वी के अंतरतम में है। क्योंकि इसको टेस्टिंग जब लैब में किया गया है तो ये पाया गया है कि एस जो है वो लिक्विड से क्रॉस नहीं कर सकता है। तो अगर उधर नहीं मिल रहा है किसी अदर साइड में, यानी डेफिनेटली एस जो है वो लुप्त हो जा रहा है कहीं पर अंदर जाकर के। तो इसका हम पूरा विश्लेषण करेंगे अभी। तो एक्चुअली इसी आधार पे, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज होना, इसका स्पीड चेंज होना, ठीक है, और एस का लुप्त हो जाना, इसी का पूरा जो कंक्लूजन है, उसके आधार पे ही हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना को कंप्लीट रूप से समझ पाते हैं, अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, और उसको हम डिफरेंट लेयर्स में बांटते हैं। चलिए अब कुछ टर्म्स हम पहले बताते हैं, फिर हम पूरा समझाएंगे कैसे लिखना है। इसमें कुछ हम टर्म्स यूज करेंगे, जैसे एक यूज करेंगे हम लोग असंबद्धता रेखा। असंबद्धता रेखा तो क्या है? जैसे मान लिया जाए कि ये एक ग्लास है, इसमें ये पानी भरा हुआ है, वाटर है, और इसमें इतना ऑयल भर दिया हमने। क्योंकि ऑयल का डेंसिटी वाटर से कम है तो डेफिनेटली वो उससे अलग होगा, और एक खास लेयर से अलग हो जाएगा वो। यानी इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी में दोनों में अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि ये वो लाइन है, ये वाला लाइन, वो लाइन जो पानी और तेल को अलग कर रहा है, उसे हम कह सकते हैं कि वो असंबद्धता रेखा है। उसी तरह से जहां पर चट्टानों के संरचना में उसे घनत्व में अंतर आता जाएगा तो डेफिनेटली हम उसे एक लेयर मान लेते हैं, और जिस विद्वान ने उसका खोज किया है उसके आधार पे उस असंबद्धता रेखा को पहचानते हैं। ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम बताएंगे उसको याद भी कैसे करना है। तो चलिए पहले हम पूरा एक बनाते हैं, उसको देखिए। देखिए यहां बना हुआ है, वैसे आप यहां देख सकते हैं, यहां बना हुआ है। पहले यही क्लियर करते हैं। देखिए हम भूकंप विज्ञान के आधार पे हम पृथ्वी को 3 लेयर में बांटते हैं, जिसमें एक है भूपर्पटी, क्रस्ट, जो क्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, दूसरा है मेंटल जिसको बोलते हैं प्रवार, और तीसरा है कोर जिसको बोलते हैं अंतरतम। 3 डिफरेंट लेयर्स में बांटे हैं। लेकिन जो तीनों जो बृहद लेयर है उससे भी हम 2 अलग अलग भाग में बांटते हैं, जैसे अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और अपर कोर एंड लोअर कोर। तो अगर हम देखें तो अब यहां देखिए, ये जो भाग है 0 से 35 किलोमीटर तक का जो भाग है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। 0 से 35 किलोमीटर का जो भाग है उसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट। 35 से 2900 किलोमीटर तक का भाग जो है, कहीं कहीं 35-70 भी हो सकता है, मतलब 35-70 ऐसे लमसम ले सकते हैं अप्रोक्स।
फिर भी अगर हम एक स्टैंडर्ड चीज को फॉलो करें तो 35 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है ये, इसको बोलते हैं मेंटल, यानी कि प्रवार। और 2900 से 6371 किलोमीटर तक का जो भाग है इसको बोलते हैं हम लोग कोर या अंतरतम। ठीक है, मतलब अगर हम जो भूकंपीय तरंग है उसके आधार पर अगर हम बांटे तो मुख्य रूप से हम पूरे मतलब केंद्र तक को हम 3 बृहद भाग में बांटते हैं। एक क्रस्ट है भूपर्पटी, दूसरा है आपका मेंटल और तीसरा है कोर। तो अब हम देखते हैं कि जो क्रस्ट है वो क्या है, हम उसको अलग से देखेंगे, अलग अलग करके। ठीक है, चलिए तो देखिए हम जहां रह रहे हैं या पूरा जो पर्यावरण है जहां पे, सबसे ऊपरी भाग को अब देखिए तो ऊपरी भाग में 2 तरह का चीज दिखाई पड़ेगा। एक तो स्थलखंड और एक जलखंड, जैसे पहाड़ है, ठीक है, पठार है, मैदान है, ये सारी चीजें स्थलखंड और जलखंड। जो स्थलखंड है वो जितना ऊपर दिखाई पड़ता है, ठीक है, वो नीचे भी होता है। वो अगर इसको मान लें स्थलखंड, इसको मान लें हम जलखंड, तो ये जो स्थलखंड है और जो जलखंड है, ठीक है, इस दोनों लेयर को मिला करके हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। जैसे अब मान लीजिए ये आपका यहां से मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, तो समुद्र अब इसको देखिए, मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, ये जलखंड है और ये आपका स्थल है। तो जो स्थलखंड है ये बेसिकली क्या है, तो ये ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रेनाइट से। और जो सागरीय जो भूपर्पटी है वो बना हुआ है बेसाल्ट से, बेसिकली बेसाल्ट से। बेसाल्ट जो होता है वो इससे ज्यादा डेंस होता है, उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। तो ये इसको और इसको मिला करके हम पूरा बोल रहे हैं भूपर्पटी। मतलब इस स्थलखंड का जो पार्ट है या जो आपका ये जलखंड है, ये जिस कंप्लीट ये जो एरिया है, ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं क्रस्ट। और जो स्थलखंड और जो जल का जो भूपर्पटी है, दोनों को जो विभाजित कर रहा है ये वाला चीज, क्योंकि क्या होगा, इसका डेंसिटी कम है, इसका डेंसिटी ज्यादा है, तो जहां से ये कम से ज्यादा की ओर शुरू हो रहा है उसी को बोल रहे हैं हम लोग एक असमता रेखा, जिसको बोलते हैं कॉन्ड्राड, कॉन्ड्राड रेखा, असमता रेखा। यानी अगर क्वेश्चन पीटी में ये पूछा जाए कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन सी असमता रेखा बांटती है, तो आंसर क्या होगा, कॉन्ड्राड। ठीक है, अब देखिए इसका जो डेंसिटी है वो मान के चलते हैं कि 2.7 है और इसका डेंसिटी जो है मान के चलते हैं 3.1 है। ठीक, तो ये क्रस्ट है, यहां पे आप देख रहे होंगे ये वाला चीज 35 किलोमीटर तक, ठीक है, और ये स्थलखंड है और ये है। अब क्या है कि जैसे मैंने कहा था कि पी वेव और एस वेव जो है वो 3 प्रकार के हैं, पी जी, पी स्टार और पी और एस, ऐसे करके बताया था हमने। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो क्रस्ट है ना, इस क्रस्ट में जो घनत्वों को जो पहचान रहा है वो 2 आपका जो तरंग है वो है पी जी और एस जी। मतलब क्रस्ट में पी जी और एस जी एक्टिव है तो वही पी और एस ही है, लेकिन बस उसको बांट दिया गया है समझने के लिए कि भाई क्रस्ट को जो आइडेंटिफाई कर ले रहा है वो पी जी एस जी है, जो मेंटल को आइडेंटिफाई कर रहा है वो पी स्टार और एस स्टार है, और जो कोर में भी जा रहा है वो पी और एस है। सिर्फ उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है अलग से। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग आते हैं मेंटल की तरफ। तो उसमें क्या है कि 35 किलोमीटर से लेकर के लगभग 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है इसी को बोलते हैं हम लोग मेंटल यानी प्रवार। अब इसमें देखते हैं कि 35 से 700 किलोमीटर तक का जो भाग है इसको बोलते हैं हम लोग अपर मेंटल, और 700 से 2900 किलोमीटर का जो भाग है इसको बोलते हैं लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अब इसमें दिख रहा होगा एक कि यहां 100 किलोमीटर में कुछ है, तो ये जो है ये अपर मेंटल में ही एक और असमता रेखा पाया गया है। अब वो क्या है अब समझाते हैं उसको। जब P और S वेव जब मेंटल में प्रवेश करता है तो
वो मतलब कंटिन्यूअसली उसका स्पीड जो है वो बढ़ता जाता है, लेकिन जब वो 100 किलोमीटर के आसपास पहुंचता है तो 100 किलोमीटर के पास उसका जो स्पीड है वो कम हो जाता है, P और S दोनों का, और 400 किलोमीटर तक वो स्पीड जो है वो कम ही रहता है। चूंकि वहां पे S प्रेजेंट है वहां पे, इसका मतलब लिक्विड तो नहीं है, क्योंकि S लिक्विड में क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन स्पीड कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो है उसका डेंसिटी कम है, मॉल्टन अवस्था में है, वो द्रवित अवस्था में हो सकता है। क्योंकि 100 से 400 किलोमीटर का जो क्षेत्र है यहाँ पर P और S तरंगें जो है वो धीमी हो जाती है, इस कारण से इस जोन को बोलते हैं LVZ, यानी लो वेलोसिटी जोन। तो ये क्वेश्चन पीटी में पूछा जा सकता है कि जो लो वेलोसिटी जोन है वो किस मंडल में पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाएगा, वो अपर कोर में पाया जाएगा, वो अपर कोर में पाया जाएगा। और कहाँ से पाया जाएगा, तो 100 से 400 किलोमीटर के बीच में। ये LVZ है, और ये एक्चुअली प्लास्टिक स्टेट की तरह है, मतलब ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, ठीक है। और इसी कारण से यहाँ P और S दोनों एक्टिव है, यहाँ पे S गायब भी नहीं हो रहा है क्योंकि लिक्विड नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन पीटी में आ सकता है। तो अब देखिए, ये जो 100 किलोमीटर है जहां पर आकर के स्पीड स्लो हो जाता है, इसी को सैंगवेन असंबद्धता कहते हैं, सैंगवेन डिसकंटिन्यूटी, सैंगवेन असंबद्धता। तो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि सैंगवेन असंबद्धता कहाँ पाया जाता है, फिर है क्या वो। तो सैंगवेन असंबद्धता जो है वो लो वेलोसिटी जोन जो है वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, सैंगवेन असंबद्धता से, जो कहाँ पर है, 100 किलोमीटर की गहराई में। और वो बेसिकली कहाँ पर होगा, तो अपर कोर में, ठीक है। तो अब देखिए, तो हमने देखा ना कि P और S का जो फीचर है उसके आधार पर हमने पहचान लिया कि एक LVZ भी पाया जा रहा है, यानी कि वहां स्पीड स्लो हो जा रहा है, ठीक है। फिर जैसे ही 400 किलोमीटर के नीचे बढ़ते हैं, स्पीड लगातार बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अब डेंसिटी लगातार क्या हो रहा है, अब बढ़ रहा है, डेंसिटी लगातार बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि नीचे हम जैसे जा रहे हैं, ठीक है, वो भारी चट्टान से बना हुआ है, ठीक। उसी तरह से जब वो आगे बढ़ता बढ़ता जब 2900 किलोमीटर के आसपास पहुंचता है, 2900 किलोमीटर, तो उसके बाद P तो दिखता है लेकिन S नहीं दिखता है, ठीक है। P दिखता है, S नहीं दिखता है। और फिर इससे हम समझाएंगे कि आखिर कैसे क्या हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो 2900 से 6371 किलोमीटर का जो भाग है, ये तो पूरा कोर है, और इसी को हम दो भाग बांटते हैं। फिर 2900 से 5150 ये अपर कोर है, और 5150 से 6371 जो है वो लोअर कोर है। हम दो भाग बांट रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इधर से बढ़ता हुआ आते हैं और 2900 किलोमीटर के पास पहुंचते हैं, उसके बाद जो है S जो है वो गायब हो जाता है। तो ये बताता है कि जो अपर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। और कैसे पॉसिबल है, टेम्परेचर ज़्यादा है, मोल्टन अवस्था में कंप्लीट है, लिक्विड स्टेट में है, जिस कारण से S वहाँ पे जो है वो एब्सेंट हो जाता है। लेकिन P वहाँ पे है, इसका मतलब है कि P जो है वो आराम से, वो चूंकि आप जानते हैं कि P जो है वो सॉलिड लिक्विड दोनों से गुजर सकता है, ठीक है। अब जो है जैसे ही P इस लेयर में पहुंचता है, उसका स्पीड और बढ़ जाता है, जो प्रमाणित करता है कि जो अंतरतम कोर है वो और भारी धातुओं से बना हुआ है, जो बेसिकली आप जानते होंगे जिसको नीफे बोलते हैं, निकल और लोहा दोनों से बना हुआ है, ठीक है। तो अब बेसिकली आपको एक चीज बताते हैं सिंपल सा, इसी को एक साधारण भाषा में बताते हैं कि भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं का वर्णन करें। तो हम सीधा बताएंगे उसमें कि सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को बताने का प्रयत्न किया, और उन्होंने पूरे धरातल को 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल का मतलब क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और सीमा और नीफे। आप वो डायग्राम थोड़ा बना दीजिएगा वहाँ पे और दिखा दीजिएगा, सियाल, सीमा और नीफे। फिर आप क्या करेंगे उसके बाद कि पैरा चेंज कर लिखेंगे वहाँ पे कि इसके बाद अन्य कई भौतिक माध्यमों के द्वारा आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास किया गया, जिसमें कि दाब है, तापमान है, घनत्व है, या फिर उल्का है। ये सारा चीज हम एक पैरा में डालेंगे, क्योंकि भूकंप विज्ञान पे फोकस करना होगा। हम सारा एक पैरा में डालेंगे कि स्वेस ने क्या कहा और कैसे दाब बता रहा है, कैसे तापमान बता रहा है, ये सब चीज
हम फिर वहाँ से स्विच करेंगे अगला पैरा में भूकंप विज्ञान के आधार पे, और वहाँ सीधा बताएंगे कि भूकंप विज्ञान के आधार पे पृथ्वी को आंतरिक संरचना को समझने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। अब कैसे बताएंगे उसको हम कि भूकंपीय तरंगों के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक संरचना को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। और बताएंगे कि जैसे कि 3 तरह के वेव होते हैं, P, S और L। फिर उसका फीचर्स को बताएंगे 2-3 लाइन में कि P जो है वो डेंसिटी बढ़ेगा, उसका स्पीड बढ़ेगा। दूसरा है कि डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका जो मार्ग है वो विचलित होगा थोड़ा सा। और तीसरा कि डेंसिटी वो सॉलिड लिक्विड दोनों से क्रॉस कर सकता है। और चौथा कि जो P है वो साउंड वेव की तरह है। फिर हम S में जाएंगे और बताएंगे कि S जो है उसका डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा, लेकिन वो लिक्विड से क्रॉस नहीं कर सकता है। हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे और फिर हम पैरासेंजर लिखेंगे कि P और S के इन्हीं विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, ठीक है, निम्नवत समझा गया है तथा इसके 3 भाग पाए गए हैं। अब बताएंगे भूपर्पटी क्या है, ठीक है। तो बताएंगे भूपर्पटी में क्या है कि इसमें जो स्थल खंड है या फिर जो जल खंड है, इस पूरे को मिला करके हम लोग बोलते हैं भूपर्पटी, ठीक है। और ये 0 से 35 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। और जो स्थल खंड है वो बेसिकली ग्रेनाइट से बना हुआ है। जो जल खंड वाला पार्ट है वो बेसाल्ट से बना हुआ है वो। तो ये हम बताएंगे वहाँ पे। फिर हम बताएंगे कि इसके बाद जो है वो P और S वेव के जो स्पीड है और जो डायरेक्शन है चेंज होता है, जिससे पता चलता है कि क्रस्ट के बाद एक दूसरा मंडल आता है जिसे हम प्रवार के रूप में जानते हैं। और प्रवार लिख करके फिर हम जाएंगे वहाँ पे कि 35 से 29 किलोमीटर के बीच का एरिया को प्रवार कहते हैं। फिर इसको हम बताएंगे कि प्रवार जो है उसे 2 भाग में बांटा गया है, ऊपरी प्रवार और निचली प्रवार। और P और S वेव जो है वो जब 100 किलोमीटर के आगे जाती है तो 400 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वहाँ पर उसका स्पीड स्लो पाया जाता है। तो ये क्यों पाया जाता है वो बताएंगे। सैंगवन डिसकंटिन्यूटी को वहाँ कंटिन्यू करेंगे। फिर नीचे जाएंगे हम लोग और बताएंगे कि एक खास क्षेत्र में 29 किलोमीटर के नीचे जो है वो S वेव नहीं पाया जाता है, जिस कारण से माना जाता है कि नीचे जो है वो लिक्विड स्टेट है। तो हम लोग इस तरह से आंसर को कंप्लीट तैयार करेंगे हम लोग, ठीक है। उम्मीद है समझ रहे हैं आप लोग। अब कुछ इसमें हम लोग एक पीटी के लिहाज से चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए पीटी में जो डिसकंटिन्यूटीज है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा डिसकंटिन्यूटी कहां पर है, किसके बीच में है, ये पूछा जाता है हमेशा। तो आपको उसके लिए बता रहा हूं कि अगर हम इसको देखें तो अगर ये क्रस्ट है तो क्रस्ट 2 भाग में है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ये मेंटल है तो ये 2 भाग में है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। कोर 2 भाग में है, अपर कोर और लोअर कोर, ठीक है। तो जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं कॉनरैड। कॉनरैड, यहां से क याद रखिएगा, क, ठीक है। जो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच है, या फिर कहें कि पूरा क्रस्ट और पूरा मेंटल के बीच है, उसको बोलते हैं मोहो। मोहो डिसकंटिन्यूटी, कॉनरैड और फिर मोहो। वहां दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, या फिर पूरे क्रस्ट और पूरे मेंटल के बीच कौन सा है। दोनों का आंसर सेम होगा, आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं रेपेटी। रेपेटी। उसी तरह से लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच जो है, ठीक है, उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग। और जो अपर कोर और लोअर कोर के बीच में है उसको बोलते हैं लेहमन। यानी कि कॉनरैड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमन, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि अपर मेंटल में ही 100 किलोमीटर के बाद जहां पर स्पीड कम जाता है वहां पर एक अदर डिसकंटिन्यूटी है, उसको बोलते हैं सैंगवेन। सैंगवेन, सैंगवेन डिसकंटिन्यूटी।
तो पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा डिस्कन्टिन्यूटी कहाँ पर है, कैसे है, ठीक है। चलिए कुछ और चीज बताता हूँ इसमें। जैसे कि अब सुनते होंगे स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, ठीक है, तो इसी से जुड़ा हुआ चीज है वो। अगर हम देखें तो स्थल मंडल जो है वो क्या है, इसको आप समझिए बढ़िया से। स्थल मंडल जो है वो क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल, यानी अगर हम क्रस्ट के साथ मेंटल का 100 किलोमीटर का भाग को ले लें पूरा, ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के 100 किलोमीटर तक के भाग को पूरा अगर ले लें तो इसी को बोला जाता है स्थल मंडल। और बेसिकली यही आपका प्लेट है। जब हम बताएंगे प्लेट टेक्टोनिक तो वहां आपको बता पाऊंगा कि प्लेट क्या है। तो आप समझ लीजिएगा कि प्लेट जो है वो क्रस्ट और अपर मेंटल का 100 किलोमीटर तक का जो भाग है उसी को बोलते हैं हम लोग स्थल मंडल। एक टर्म आता है दुर्बलता मंडल, आपको पढ़ने को हमेशा मिलेगा। दुर्बलता मंडल क्या है? तो ये वही क्षेत्र है जो LVZ है, यानी 100 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक का जो एरिया है, ठीक है, जो कह सकते हैं कि प्लास्टिक स्टेट है, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, इसके बीच का है, तो उसी को बोलते हैं दुर्बलता मंडल। और इसी को बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। ये मैग्मा चैम्बर है, यहीं से जो इरप्शंस होते हैं, ठीक है, वो यहीं से होते हैं। जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो इसी क्षेत्र से होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि स्टेनोस्फेयर या फिर दुर्बलता मंडल कहाँ पाया जाता है? तो दुर्बलता मंडल कहाँ पाया जाएगा? तो अपर मेंटल में पाया जाएगा। दुर्बलता मंडल अपर मेंटल में। और जो स्थल मंडल है वो कहाँ पाया जाएगा? तो अपर मेंटल का 100 किलोमीटर तक का भाग और प्लस भूपर्पटी, दैट इज स्थल मंडल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और वो 2 पीटी पूछा जाता है। अब देखिए ये क्या है, ये क्या बता रहा है? तो इसको ध्यान से देखिए आप। तो ये फोकस है, यहां से P और S वेव दोनों निकला, ठीक है, और पूरे धरातल में वो प्रविष्ट किया। इसका सीधा रेखा इसलिए बनाया हूं क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रहा है तो अपना मार्ग से वो विचलित हो रहा है, इस कारण से ये इस तरह बनेगा ये, ठीक है। तो यहां पे आया इस क्षेत्र में, यहां पे P और S दोनों अवेलेबल है सॉरी, यहां पे P और S दोनों अवेलेबल है, यहां P और S है, यहां P और S है, यहां P और S है, लेकिन यहां से लेकर के और इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ P है, S नहीं है। वो इसलिए कि जो ये सेंटर है, ये वाला इनर कोर है और ये आउटर कोर है। आपको बताया कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है। तो जब यहां पे S घुसता है इसमें तो यहां से गायब हो जाता है, नीचे नहीं आ पाता। इस कारण से फोकस से 103 से 105 किलोमीटर, सॉरी 103 से 105 डिग्री दोनों साइड S एब्सेंट होगा और उसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। तो पानी है क्या? पानी चाहिए थोड़ा। तो आपने देखा कि S छाया प्रदेश कहाँ है? तो फोकस से 103 या 105 डिग्री दोनों साइड ये S छाया प्रदेश है। यहाँ पर S चूंकि अवेलेबल नहीं है क्योंकि बीच का जो अपर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा सकता है प्री में कि कौन सा क्षेत्र है जो कि लिक्विड स्टेट में है? तो अपर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है। और इसका एक बहुत अच्छा यूज भी है, आप समझें इसको, कि इसके लिक्विड स्टेट में होने के कारण ही जो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो है। अगर ये कंप्लीट अगर पूरा सॉलिड होता तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होता। अब वो कैसे है? देखिए, अगर किसी गेंद की कोई एक प्लास्टिक का बॉल है और इस बॉल के अंदर अगर हम मान लीजिए कि बालू भर दें, ठीक है, बालू भर दें और इसको हम पूरा घुमाएं लट्टू की तरह, तो जो प्लास्टिक का जो बॉल है वो और जो अंदर जो बालू भरा हुआ है वो एकदम साथ साथ नहीं घूमेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा आगे चला जाए प्लास्टिक का बॉल और बालू थोड़ा पीछे रह जाए, मतलब दोनों फ्रिक्शन होगा। यहाँ पे इस जगह पे फ्रिक्शन होगा, यहाँ फ्रिक्शन होगा। और ये जो फ्रिक्शन है इसको बोलते हैं चर्निंग मोशन। चर्निंग मोशन यहाँ जो हो रहा है, जो घर्षण हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको बोला जाता है चर्निंग मोशन। और इस चर्निंग मोशन के कारण ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है जो कहीं ना कहीं
अब उस शक्ति का कारण यही है। ठीक है, तो यहाँ से पीटीए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चर्निंग मोशन कहाँ होता है, या फिर वो कौन सा स्टेट है जो कि लिक्विड स्टेट में है, कौन सा क्षेत्र लिक्विड स्टेट में है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये असमता रेखा कंप्लीट पूछा जाता है पीटी में कि मोहो कहाँ पर है, या फिर रेपेटी कहाँ है, गुटेनबर्ग कहाँ है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। और इसको याद करने का कुछ हम तरीका बता देते हैं आपको, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, सब लोग खोटा या बंगला जानते हैं इधर, तो सीधा सीधा है कि कैसे मोरे गेलो, कैसे मोरे गेलो, कैसे मोरे गेलो, कैसे कॉनराड, सब भूल जाइएगा, मो से मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेमन। ठीक है, तो कॉनराड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेमन, ये वहां डिस्कन्टिन्यूटी है आपका। चलिए देखिए, बेसिकली मेंस के लिए क्या जरूरी है कि आपकी जो समझ है वही जाएगा एग्जामिनेशन हॉल तक। आप अगर बहुत रटते हैं वो एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं जाता है। और आप जो नोट्स बनाते हैं, मान लीजिए आप कोई नोट्स बनाया है, बहुत लंबा चौड़ा नोट्स बनाया है, बहुत सारा बुक्स को मिला करके बनाया है आप, तो उस नोट्स का 50% भी एग्जामिनेशन हॉल तक चला जाए तो काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं। तो आप एक समझ बनाइए, मेरा मकसद यही है कि आप एक समझ बनाइए कंप्लीट, कि आखिर जैसा कि ये टॉपिक है तो इसमें ये समझ होना चाहिए कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, पी और एस कैसे काम कर रहा है। तो पी और एस का जो क्वालिटी है, ठीक है, जिसका विशेषता है, फीचर है उसका, उसी के आधार पे हम पता कर रहे हैं कि आखिर कैसे कैसे डिफरेंट लेयर्स है, या उसका स्ट्रक्चर अंदर में कैसा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं स्पीड बढ़ जा रहा है, डेंसिटी ज़्यादा होगा, स्पीड कम हो जा रहा है, डेंसिटी कम होगा, एस एब्सेंट हो रहा है यानी लिक्विड स्टेट होगा। ठीक है, तो हम पी और एस के फीचर के आधार पर हम कंप्लीट पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। और एक समझ अगर आप बना लेंगे तो हमेशा आप अच्छा लिखेंगे इसका, और हमेशा नंबर ज़्यादा आएगा। आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि हमेशा रटने की जरूरत नहीं होता है। जैसे सिंपल से कोई आपसे पूछे कि आपका जो घर है और आपका जो ऑफिस है, आप उसका व्याख्या करें, तो आपको रटने का जरूरत तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पर डे उसको देख रहे हैं। तो आप डेफिनेटली जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप बताएंगे कि अपने घर से बाहर निकलता हो, एक पार्क मिलता है, फिर उधर बस स्टॉप है, वहाँ पे एक रोड है, उसको क्रॉस करता हो, एक स्कूल मिलता है। ठीक है, और अगर रास्ते में कोई गर्लफ्रेंड की घर है तो आप उस पर क्या करेंगे, 2-4 लाइन ज़्यादा लिख देंगे, क्योंकि आप उसको कई बार देखते होंगे, तो डेफिनेटली उसमें ज़्यादा वर्ड्स आप देंगे, ज़्यादा अच्छा से लिख पाएंगे उसको, क्योंकि समझ आपकी अच्छी है उसके बारे में। ठीक है ना, तो मतलब यही है कि आप चीज़ों को समझ लें, एक्चुअल में वो चीज़ है क्या, और जब ये कर लेते हैं तो फिर रटना नहीं पड़ता है। और मेरा पूरा मकसद यही होगा, सिर्फ ज्योग्राफी में ही नहीं, हर जगह, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक ऐसे ही होता है। आप एक बेहतर समझ बनाएं और अब अच्छा लिखेंगे आप। ठीक है, चलिए थैंक यू, और हम लोग नेक्स्ट जल्द मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।